जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख की जो वैकेंसी आई है जूनियर असिस्टेंट की, उसके PYQ हम डिस्कस कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो जनरल नॉलेज का पोर्शन आया था करंट अफेयर्स का, उसको डिस्कस करा था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में और किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। आज हम कंप्यूटर का पोर्शन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा जो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हैं, 15 के अराउंड क्वेश्चन है, उनको समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन है, किस लेवल की आपने प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से आप पढ़ सकते हो और हमारे एंड पे आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी, और कुछ डिस्कस भी करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द क्वेश्चन। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौन सी जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ था, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सी जनरेशन जो है कंप्यूटर्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, बहुत बार अपने लेक्चर्स में मैंने आपको ये सारी जनरेशन में क्या क्या था, क्या क्या यूज़ हुआ, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ इनका यूटिलाइजेशन हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, खुद भी ट्राई करना। इस क्वेश्चन का आंसर है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो है बेसिकली उसमें कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस रोबोटिक्स का यूज़ हो रहा है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक है, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं, जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था। किसका यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स का। ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, बट रिवाइज हर बार करेंगे। जितनी बार रिवाइज करेंगे चीज़ें दिमाग में फिक्स होती जाएंगी और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। सेकेंड जनरेशन में हमने किसका यूज़ किया? ट्रांजिस्टर में। और थर्ड जनरेशन में हमने चिप्स बनाना शुरू किया, जिसको आप बोलते हो इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ से पूरा रेवोल्यूशनलाइज होगी चीज़ें। फोर्थ जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करी, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है हमने यूज़ करने शुरू कर दिए फोर्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का यूज़ था, वहाँ पर हम सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया। मतलब हमारे आईसीज में यही चिप्स हैं, इनको इंटीग्रेट कर रहे हैं लार्ज स्केल पे और सुपर लार्ज स्केल पे, इसलिए इसका नाम पड़ा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इन फोर्थ जनरेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इन फिफ्थ जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के साथ ये डील करिए, जिस जनरेशन पे अब हम मूव कर रहे हैं और एट प्रेजेंट भी कुछ जगहों पे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एट द एंड ऑफ द सेशन आपको ये पता चलेगा बेसिकली कि कंप्यूटर किस लेवल का पूछो और कौन से रिसोर्सेज से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये JKSSB के लेवल से थोड़ा इजी है, थोड़ा नहीं काफ़ी इजी है। वहाँ पर तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रैंडमली पूछ लेता है, तो यहाँ पर उसके लेवल से कुछ इजी है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझते चलोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप। इनमें से हमें जस्ट बताना है कि इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, कीबोर्ड, पेन ड्राइव या अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU। तो इनमें से कौन सा वैलिड स्टोरेज डिवाइस है? तो स्टोरेज के लिए क्या यूज है? यूपीएस स्टोरेज के लिए यूज होता है? नहीं, यूपीएस का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका नाम ही अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, मतलब आपकी पावर सप्लाई इंटरप्ट ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे हो, अभी आपने कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करा है, बीच में लाइट चल जाती है, अगर आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो डेटा तो गया, उसको सेव नहीं करा होगा, मे भी मान लेते हैं। तो इसीलिए हमें साथ में यूपीएस यूज होता है, उसकी थोड़ा बैकअप होता है। तो बेसिकली अगर हमारी लाइट चली भी जाती है तो यूपीएस की हेल्प से हम थोड़ी देर अपने कंप्यूटर को सेटिंग कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और बाद में उसको शट डाउन कर सकते हो अगर यूपीएस काफ़ी देर से चल रहा है। तो बेसिकली ये एक तरह का आपका पावर सप्लाई की अनइंटरप्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकंड कीबोर्ड आपको वन ऑफ द इनपुट डिवाइस है, ये आपको पता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो आपके अर्थमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह करते हो सीपीयू में, तो सीपीयू का पार्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, उसका एक कंपोनेंट है, ये याद करो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है पेन ड्राइव। आपका पेन ड्राइव वन ऑफ द स्टोरेज डिवाइस है और आपको पता है कि प्लग एंड प्ले फीचर पे काम करता है। पेन ड्राइव कनेक्ट करो, यूज़ करना शुरू कर दो, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। A dash module is a device that converts spoken words into information that the computer can recognize and process। कह रहा है कि कौन सा एक मॉड्यूल, डैश मॉड्यूल एक डिवाइस है जो आपके स्पोकन वर्ड्स, मतलब मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ, वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन वो चीज़ होती है जो एक अरेंजमेंट होती है। डेटा एक होता है, डेटा होता है, रैंडम फैक्ट्स भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन जब उसको फैक्ट्स को हम अरेंज वे में कर लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, दैट द कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज, जिसको कंप्यूटर समझ सके और प्रोसेस कर सके। अब इसका माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल स्कैनर या वीडियोग्राफिक
एडाप्टर, ठीक है, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। आपको बताना है VGA बेसिकली इनमें से इसका क्या करेक्ट आंसर। देखो बेसिकली यहाँ पर आप कंफ्यूज, अगर पहले खुद क्वेश्चन को समझो ध्यान से, मतलब ये पूछा कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपके स्पोकन वर्ड्स में बोल रहा हूँ वो उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर सकता है, मतलब उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, माइक्रोफोन है और वॉइस रिकॉग्निशन, इन दोनों में कंफ्यूजन। माइक्रोफोन में भी मैं अपने इस टाइम में अपने उसमें बोल रहा हूँ तो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, स्पोकन वर्ड को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। बट माइक्रोफोन जो है जिसमें हम बोल रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट होकर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट हो रहा है, ना कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है जो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर सके। वो होता है बेसिकली वॉइस रिकॉग्निशन में। जैसे आपका गूगल असिस्टेंट होता है ना, आप अपने गूगल असिस्टेंट को कुछ बोलते हो, आपने उसको वर्ड्स बोले, फॉर एग्जांपल मैंने बोला हु इज एट प्रेजेंट टीचर इन अवेकनिंग क्लासेस, ऐसे मैंने बोल दिया, ठीक है। तो मैं बोलने कुछ लगा था, फिर मैं रुक गया और मैं स्टेटमेंट चेंज कर ली। तो बेसिकली ये मैंने अगर क्वेश्चन पुट करा तो मैं अपने गूगल असिस्टेंट को बोलता हूँ तो वो इंग्लिश में लिख देता ना वहाँ पर जो आप बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये कि उसने उसको रिकॉग्नाइज करा और प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन को लिखा, इसका मतलब उसने उसको समझा। तो वो बेसिकली वॉइस रिकॉग्निशन में होता है। माइक्रोफोन में मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो लिखने हो रहा है कहीं पर, क्या कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करके लिख रहा है? नहीं, वो एज सच इलेक्ट्रिकल पंचेस में डाटा ट्रांसफर कर रहा है, जस्ट ट्रांसफर कर रहा है। तो बेसिकली इसका आंसर माइक्रोफोन नहीं है, इसका आंसर क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन है। दोनों ही, माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस है, वॉइस रिकॉग्निशन भी इनपुट डिवाइस है, जैसे गूगल असिस्टेंट होता है, ठीक है। ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर की एक टाइप है। स्कैनर क्या होता है, आप कोई डेटा है वो स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाता है, तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस। ये याद कर लेना, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, बट स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। तो ये बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। VGA जो है वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, इसका क्या काम होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से सुनो, आपके कंप्यूटर में आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, कंप्यूटर ने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर दिया और उसने रिजल्ट बना दिया। अब सपोज करो वो रिजल्ट मॉनिटर में शो होना है इमेज और वीडियो के फॉर्म में, तो वो जो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को इमेज या वीडियो बनाना ताकि वो हम मॉनिटर में या कंप्यूटर की स्क्रीन में शो कर पाएँ, उसको बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। मतलब उसके लिए वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर VGAs का यूज़ होता है। मतलब कहने का मतलब है आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी ना किसी कंप्यूटर को या किसी फ़ोन में कुछ आप बना रहे हो, तो उसने इस इंस्ट्रक्शन को समझ करके प्रोसेस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो वो इमेज और वीडियो बनाता है जो हमारी स्क्रीन में दिखती है, उसको बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये चीज़ क्या है, आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, और यहाँ से हमें क्या एनालाइज करना है इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ। व्हाट डज द एक्रोनियम GPT स्टैंड फॉर? चैट GPT में GPT की फुल फॉर्म क्या है पूछा है। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर इस पेपर में मैंने एक चीज़ एनालाइज करी है। अगर ये कंप्यूटर स्टैटिक पूछ रहा है ना, कंप्यूटर के स्टैटिक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, 13 क्वेश्चन का स्टैटिक पूछ रहा है, तो 2 क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड भी पूछ रहा है। तो जैसे चैट GPT न्यूज़ में था, मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें न्यूज़ में होंगी ना उस टाइम कंप्यूटर के रिलेटेड, तो वो भी पूछी जा सकती हैं। एक तो आप जितना मैंने पेपर को एनालाइज करा है ना, आप एक सिंपल अरिहंत की कंप्यूटर की बुक ले लो अगर, प्लस MCQ सेशन लगा लो चैनल पे जो पड़े हुए हैं, और भी कहीं से लगा लो, बहुत हो जाएगा, मतलब बन जाएगा काम। अब इस पेपर के अकॉर्डिंग, अब नेक्स्ट क्या आना है वो तो मेरे हाथ में नहीं है, बट मैं इस पेपर के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो पूछा है GPT की फुल फॉर्म क्या है चैट GPT में, तो GPT की फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्रोग्रामिंग ट्रांसमिशन, जनरल प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर या जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। देखो ध्यान से सुनो, इसमें ये ऑप्शन तो ये मैं काट दूंगा। बेसिकली यहाँ पर प्री ट्रेंड होता है, ये मुझे पता है। प्री ट्रेंड मतलब पहले से ही इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप चैट GPT में कुछ लिखते हो, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो खुद थोड़ी जनरेट कर रहा है। उसमें प्री डिटरमाइन जो ऑलरेडी हमारी इन्फॉर्मेशन वेब में डेटा पड़ा वो वहाँ से उठा के हमें दिखा देता है, ठीक है। तो प्री ट्रेंड है, पहले से ट्रेंड है। बेसिकली ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है, ना कि जनरल प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो ये चैट GPT किसने बनाया था? ये चैट GPT है क्या? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैट बॉट है, मतलब चैट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको बनाया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड कंपनी है। क्या नाम है उसका? OpenAI। क्या नाम है उसका? OpenAI उसने बनाया। अभी आपको पता है ना, व्हाट्सएप पे भी जो है इनका मेटा वालों का आ रहा है, चैट बॉट आ रहा है, आप उससे भी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो, तो उसका यूज़ किया करो, ठीक है। अब वो टाइम गया कि आपको नहीं मिल रहा कुछ, तो आप बुक्स ऐसे ढूंढने शुरू हो जाएगा, तो आपने व्हाट्सएप का चैटिंग का भी यूज़ करा करो। माना आपको चैट भी करनी होती है, प्लस उसके साथ इसका अच्छा यूज़ भी है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेज डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं? प्रोलॉग मतलब प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, इसकी फुल फॉर्म होती है। फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन, कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, या सी लैंग्वेज, ठीक है।
इनके फुल फॉर्म्स भी साथ साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मे भी एग्जाम में पूछी जाए। तो इसमें से जो कौन सी लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है, तो प्रोलॉग यूज़ होती है, ठीक है। प्रोलॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है। प्रोलॉग की फुल फॉर्म प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है। ये यूज़ होती है आर्टिफिशियल। क्या यही सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है? नहीं, इसको छोड़िए बहुत से यूज़ होते हैं, मैं 3-4 इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे पाइथन भी यूज़ होती है एआई में, पाइथन भी यूज़ है, जावा भी यूज़ होती है एआई में, और लिस्प भी यूज़ होती है, लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग, ये भी यूज़ होती है, ठीक है। ये है फॉरट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन, इसको तो मैंने भी यूज़ करा हुआ है। ये पुरानी थी, ठीक है, पुरानी थी। ये अब वही फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में काम आती है। तो कोबॉल जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये भी आप याद कर सकते हो। Moving towards question number 16, Dash is the computer program that convert a assembly language to the machine language, ठीक है। एक असेंबली लैंग्वेज है, उसको मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज आपकी 0-1 इसमें कन्वर्ट करना है। कोई इन्फॉर्मेशन असेंबली लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका यूज़ करो? इंटरप्रेटर का, कंपाइलर का, कंपेरेटर का, या असेंबलर का? यार नाम से ही पता चल रहा है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तो असेंबलर को यूज़ करो। किसको यूज़ करो? असेंबलर, ठीक है। अब देखो ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है यहाँ पर, ये भी समझ लो ध्यान से। देखो कंपाइलर क्या है? देखो हमारे पास होता है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज होती है जैसे जो हम लिखते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज। इसको मशीन लैंग्वेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है, देखो मैं अगर कोई, ध्यान से सुनो होता क्या है बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्ट्रान यूज़ कर रहा हूँ, एक हाई लेवल लैंग्वेज। मैं फोर्ट्रान यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, अपना कोड लिख रहा हूँ, मतलब जो मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी है कंप्यूटर को, मैं उसमें लिख रहा हूँ फोर्ट्रान में, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब क्या वो समझेगा? वो नहीं समझेगा। आप फोर्ट्रान में लिख लोगे ना कि ऐसा 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 करना है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर को वो नहीं समझ आएगी। भाई कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, सिर्फ 0-1 समझता है। अब इसमें हम 0-1 को छोड़ के और इनके बीच वाली टेक्नोलॉजीज भी यूज़ कर रहा हूँ, जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। उस आइडिया को अभी साइड रखो, जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो समझो कि हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिकली क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज मैं तो समझ रहा हूँ, फोर्ट्रान में मैं जो लिख रहा हूँ अपने इंस्ट्रक्शन में लिख पा रहा हूँ, बट वो मेरे लिए यूज़र फ्रेंडली है, बट मशीन को वो समझ नहीं आएगा। तो मशीन को हमें हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़े। इसके लिए मैं दो चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ। मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ? एक तो कंपाइलर का यूज़ कर सकता हूँ, दूसरा इंटरप्रेटर का यूज़ कर सकता हूँ। कंपाइलर क्या करेगा? जो मैंने यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में लिख दिया ना पूरा इसको एक ही टाइम पे कन्वर्ट कर देगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। एक ही टाइम में उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो ये एट अ टाइम कंपाइल कर देता है पूरे के पूरे प्रोग्राम को, इसलिए इसको कंपाइलर बोलते हैं। और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, बट ये लाइन बाय लाइन करता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन। अब आप यहाँ से एक चीज़ समझो कि जो पूरा कंपाइल कर रहा है, क्या वो एरर को अच्छे से ढूंढ पाएगा कि जो एक एक लाइन करके कर रहा है? तो एक एक लाइन मतलब एरर डिटेक्शन अच्छा इंटरप्रेटर में। तो कंपाइलर पता क्या कहता है? एक ही बार पूरा कंपाइल करके बता देता है यहाँ पर एरर है, ठीक है। इसको मैंने यूज़ किया इसलिए मुझे पता है। कंपाइलर जो है एट अ टाइम कंपाइल करके वहाँ पर बता देता है कि इस लाइन में इस पॉइंट पर एरर है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, वो आगे जाता ही नहीं है जब तक आप एरर को रिप्लेस नहीं करोगे। तो ज़्यादा अगर एरर को अच्छे इफेक्टिव वे में रिमूव करने के लिए इंटरप्रेटर यूज़ होता है। अदरवाइज आजकल जो आ रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज, मेनली हम किसका यूज़ करें? कंपाइलर में, क्योंकि कंपाइलर जल्दी है, एफिशिएंट है, इफेक्टिव काम करता है, जल्दी काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये समझ आ गया आपको कि क्यों हमें असेंबली लैंग्वेज हमारे लिए डिफिकल्ट थी। इसलिए पहले हमारे पास 0-1 था, मतलब बाइनरी। फिर हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखना शुरू किया। असेंबली लैंग्वेज डिफिकल्टी, हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई। फिर उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमने दो चीज़ें बना दी कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एट अ टाइम जो है कंपाइल कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। कंपेरेटर क्या चीज़ है? कंपेरेटर क्या, देखो आपने क्या किया, मैंने एक फिक्स वैल्यू कर दी कंप्यूटर में सेट किया। कंपेरेटर का मतलब क्या? कंपेयर करना, ठीक है। मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या कर लिया, आपने एक बेंच मार्क सेलेक्ट कर दिया, 10 नंबर बेंच मार्क है। अब आपके किसी में 11 आ रहे हैं, किसी में 8 आ रहे हैं, तो आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो ना कि 2 कम आ रहे हैं, इससे 1 ज़्यादा आ रहा है। तो इसी तरह हमारे क्या किया, हमने अपने सिस्टम में कोई प्री डिटरमाइंड वैल्यू रख दी कि ये वाला है। इससे हम देखेंगे कितना ऊपर आ रहा है, कितना नीचे है। जैसे ऑपरेशन एम्पलीफायर में ऐसा होता है, ऑप एम्प, जो फिजिक्स वाले होंगे उनको समझ आ रहा होगा। ऑप एम्प जो है, ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है, उसमें ये चीज़ चलती है कि ऊपर नीचे वैल्यूज़ होती हैं। तो हमने एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू फिक्स कर दी थी, हम देखते हैं उससे ऊपर कितनी वैल्यू आ रही है या नीचे कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। वहाँ से कवर हो जाता है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू सिलेक्ट अ कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस एट द सेम टाइम इन MS एक्सेल। देखो आपने क्या करा, एक कॉलम को, MS एक्सेल में क्या होता है यार, ऐसे होता है MS एक्सेल, ठीक है। यहाँ पर ये आपके कॉलम्स होते हैं, तो ये आपकी इस तरह से रोज होती हैं। ये रो है, ठीक है। ये आपका एक कॉलम है, मान लेते हैं ये A कॉलम है, ये मैं A कॉलम मान लिया, ठीक है। आप इस कॉलम को सिलेक्ट करते हो, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हो और फिर क्या दबाते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
प्लस, मतलब आपने कंट्रोल दबाया फिर क्या दबाया उसके साथ शिफ्ट दबाया और फिर प्लस दबाया। अगर आप ऐसा दबाते हो तो क्या होता है एमएस एक्सेल में ये पूछा है, ठीक है। द टास्क मैनेजर विंडो ओपन हो जाती है, ऑल द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम की सारी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो जाए, ऐसा नहीं होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे फॉर्मूला लगाना पड़ता है या ऐड सम करना पड़ता है, ठीक है। इक्वल टू लगा के या फॉर्मूला लगाओ या ऐड सम में क्लिक करो। अ न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। जब भी आप किसी कॉलम को, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट करा और मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाता हूँ ना, तो यहाँ पर इससे पहले एक नया कॉलम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ये होता है बेसिकली इसका फंक्शन। अब ये तो आपको एग्जाम के लिए याद करना, बट अगर आप एमएस एक्सेल चला रहे हो तो इतना मत करना। आप जस्ट किसी कॉलम पे जाओगे ना, वहाँ पर राइट क्लिक करोगे ना माउस से, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट, तो वहाँ से आप नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। बट अगर आप माउस के बिना कीबोर्ड से करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का हम यूज़ करेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब देखो यहाँ से एक दो चीज़ें और देख लो ना, क्या पता अगली बार कुछ और पूछ ले। मतलब इसका मतलब यहाँ से आपको ये पता चला शॉर्टकट कीज़ पढ़ के जानी, तो शॉर्टकट कीज़ कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर देखो शॉर्टकट कीज़ को साथ साथ कवर कर लो, ठीक है। कंप्यूटर वाले जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाना बहुत एफिशिएंट और इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, तो देख लेना उनको, ठीक है। देखो अगर सपोज करो ये तो हुआ कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और शिफ्ट और प्रेस दबाया। अगर आप सिर्फ ऐसे ही जाके एक्सेल में कंट्रोल दबाते हो, शिफ्ट दबाते हो और प्लस दबाते हो, फिर क्या होगा। अब मैंने कॉलम सेलेक्ट नहीं करा, अब मैं जस्ट एक एक्सेल खोलता हूँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस जो है बटन जो है ये तीनों बटन दबा दे, तो फिर क्या होगा, फिर आपका एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाए। इंसर्ट डायलॉग मतलब एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको बोला जाएगा कि इंसर्ट करनी है रो या कॉलम, फिर वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। तो जब भी अगर आपको सिर्फ एक एमएस एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाओगे तो आपका इंसर्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज करो, ध्यान से सुनो, अगर आपके पास क्या आ गया, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और माइनस दबाते हो, मतलब मैं कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट कंट्रोल शिफ्ट और माइनस दबा रहा हूँ, फिर क्या होगा, फिर आपका एक डिलीट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। मतलब एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें डिलीट आ रहा है, आप किसी रो कॉलम को डिलीट कर सकते हो। तो ये इसका फंक्शन, माइनस वाला डिलीट और प्लस वाला जो है इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। ये दो पॉइंट भी आप याद कर लेना, अगली बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडोज 10। देखो यार, अपने फ़ोन में जैसे आप एक ऐप से दूसरी ऐप में चले जाते हो ना, ऐसे वो करके, तो मतलब यही पूछ रहा है कि कौन सी शॉर्टकट की है जिसको आप यूज़ करते हो अगर आपने ओपन ऐप्स के बीच में स्विच करना है। तो मैंने मल्टीपल ऐप में खोल रखी हैं, मैंने एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना है, तो मैं कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा, शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट आल्ट टैब, ऑल्ट प्लस टैब या ऑल्ट प्लस शिफ्ट। तो किसका यूज़ करते हैं, इस केस में हम ऑल्ट प्लस टैब की का यूज़ करते हैं। इसमें आप मल्टीपल ऐप्स में से एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच कर सकते हो, ठीक है। और देखो ऑल्ट प्लस टैब पढ़ लिया ना, अगर इस ऑल्ट प्लस टैब के पहले अगर आप शिफ्ट लग जाता है फिर क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। पहले मैंने ये ऐप खोली थी, कोई एक ऐप खोली थी, मान लेते मैंने एमएस वर्ड खोला था, ठीक है, मतलब एमएस ऑफिस खोला हुआ था, साथ में यहाँ पर मैंने मान लेते हैं कोई कैंडी क्रश खोली थी, ठीक है। तो अब सपोज करो मैं ऑल्ट प्लस टैब में आपको बताया, अगर आपने इसमें से इस शिफ्ट करना है या इसमें से किसी और में शिफ्ट करना है, उसके बीच में हम ऑल्ट प्लस टैब को। बट अगर सपोज करो मैं पहले एमएस वर्ड में काम कर रहा था, फिर मैं किस में आ गया, कैंडी क्रश में। अगर अब मैं कैंडी क्रश में हूँ और मैं शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टैब दबाता हूँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप इस पहले वाली जो इससे पहले आपने खोली थी उस पर चले जाते हो, तो आप प्रीवियस ऐप पे चले जाते हो जिसमें आपने इससे पहले काम किया था, अगर आप शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टैब दबाते हो। आपको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, वापस पढ़ लेते हैं। सर कहाँ भाग रहे हैं, हम नहीं भाग रहे, हम आपको पढ़ा के जाएंगे। देखो ध्यान से सुनो, आपने बहुत सारी ऐप्स खोली हुई हैं, आपने एक ऐप से दूसरे ऐप में अगर स्विच करना है तो ऑल्ट प्लस टैब बताओ, मतलब मल्टीपल ऐप्स में आपस में स्विच करना है, एक से दूसरे में जाना तो ऑल्ट प्लस टैब। बट अगर सपोज करो मैं अभी किसी ऐप में हूँ और मैंने पीछे वाली ऐप में जाना है जो मैंने पहले यूज़ करी है, इससे पहले जो जस्ट पीछे जो यूज़ करी है, तो मैं शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टैब दबाऊंगा, तो मैं अपने पीछे यूज़ करने वाली ऐप में चला जाऊँगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, ये बिल्कुल सिंपल था, आपको ये समझ आ चुका है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल। तो जब हम ईमेल लिखते हैं तो ईमेल में आपने यूज़ भी करा, मेल डिफरेंट काइंड ऑफ करी होंगी, हम भी करते हैं, तो मेल में इनकरेक्ट क्या है यहाँ पर, वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस इन द टू फील्ड। भाई यही गलत है, ये तो कितनी मतलब सबको पता होगा। देखो यार, टू मतलब क्या होता है, आपको किसको भेजना है, टू फील्ड मतलब आपको किसको भेजना है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इस मतलब मैं 5 पर्सन को भेजना है, ठीक है, तो उनकी ये ईमेल आईडी है, तो ये सबकी ईमेल आईडी है, तो मैं 2 पे ही डालूंगा ना, इसको भेजनी है, इसको भेजना है। वो कह रहा है यू कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस इन द टू फील्ड। क्या मतलब, आप एक से ज़्यादा एड्रेस नहीं डाल सकते, इसका मतलब ये कि आप एक ईमेल को जस्ट एक बंदे को भेज सकते हैं, क्या ये होता है, नहीं, आप एक ईमेल को मल्टीपल मेंबर्स को भेज सकते हैं। तो यही स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट पूछी थी। सेकंड देखो, वी कैन लीव द ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड ब्लैंक।
मतलब जो BCC वाला है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसको हम जो है उसको खाली छोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल छोड़। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में है क्या, देखो ध्यान से सुनो, दो चीज़ें होती है, एक होता है कार्बन कॉपी, एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप अपनी ईमेल सेंड कर रहे हो और कार्बन कॉपी करके सेंड करो, मतलब 5 बंदों को आपने सेंड किया और कार्बन कॉपी है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 बंदों में एक S है, एक A है, एक G है, एक A है, 6 बंदे करूँगा मैं, ठीक है, एक R है क्योंकि सागर बनेगा ना, 6 बंदे SAGAR, ठीक है। अगर ये 6 बंदों को मैं ईमेल भेज रहा हूँ, कितने बंदों को मैं भेज रहा हूँ, 6 बंदों को ईमेल भेज रहा हूँ। अगर सपोज करो सागर के पास ये ईमेल गई ना, सागर को ये सब पता चल जाएगा कि ए के पास, एस के पास सॉरी ईमेल गई, तो इसको पता चल जाएगा इसके पास भी गई, इसके पास भी गई, इसके पास भी, इसके पास भी गई, जब मैं कार्बन कॉपी करके भेजूँ। मतलब कार्बन कॉपी में जिसके पास भी पहुंचेगी उसको पता चल जाएगा बाकी किस किस को गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं अवेकनिंग क्लासेस के सभी मेंबर्स को भेजता हूँ और मैं कार्बन कॉपी करके भेजता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इतने बजे मीटिंग है, तो वो उन सबको पता चल जाएगा कि सभी की मीटिंग है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी करके 6 बंदों को भेजता हूँ, तो भाई इसको लगेगा मेरे को आई है, बट इसको बाकियों का नहीं पता चलेगा बाकी किस किस को गई है, ठीक है। तो ब्लाइंड मतलब अंधा हो गया, कहने का मतलब जिस पर्सन, एक पर्सन आप तक पहुंची है ना, तो आपको तो दिख जाएगा आपकी आई है, बट आपको ये नहीं पता चलेगा बाकी किस किस को गई, इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो भाई अगर आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी को खाली छोड़ दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ सकते आप इसको खाली, क्योंकि आपको ब्लाइंड कार्बन कॉपी करनी ही नहीं है, आपने जस्ट सबको भेजनी और सबको दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको लीव कर सकते हो। वी कैन लीव द कार्बन कॉपी, हाँ कार्बन कॉपी को भी आप ब्लैंकली छोड़ सकते हो, नहीं करो इस पे काम। आपने 2 में देखो ना यार, 2 और कार्बन कॉपी दोनों एक ही है, ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। आप 2 में डाल रहे हो या कार्बन कॉपी में डाल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 में लिख दिया मैंने इन 5 पर्सन को भेजनी, तो वो 5 को जाएगी और हर एक को दिखेगा कि इस चीज़ को गई है। अगर आप कार्बन कॉपी में जाके भेजते हो और 2 में नहीं भेजते हो तब भी चली जाएगी, ठीक है। तो मतलब आप कार्बन कॉपी वाले फील्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो अगर आपने 2 में डाला हुआ है। अब कह रहे हैं द 2 एंड कार्बन कॉपी फील्ड्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, तो बिल्कुल करेक्ट ये भी स्टेटमेंट है कि 2 एंड कार्बन कॉपी को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 2 में इंफॉर्मेशन डाली हुई है कि इस चीज़ को जानी चाहिए, तब भी वो एज अ कार्बन कॉपी जा रही है, क्योंकि सबको पता चल रहा है। और अगर आप कार्बन कॉपी में डाल रहे हो, ऑब्वियस है अगर आपने कार्बन कॉपी में डाला है तो मतलब वो तो जा ही रही है ना सबको। 2 का मतलब होता है कि किसी को भेजना है, तो कार्बन कॉपी में भी तो भेज ही रही हो एक काइंड ऑफ, बट जिसको भेजे उसको पता चल जाएगा बाकी किसको जाएगा, यही फर्क है, ठीक है। ज़्यादा हो गया, आपको लगेगा सर ये आप PYQs डिस्कस कर रहे थे कि पूरा लेक्चर ही पढ़ा रहे हो। देखो पढ़ाने का तरीका यही है कि आपको लेक्चर देखने के बाद ये नहीं लगे कि सिर्फ आपने आंसर ही सीखे, आपको ये भी लगे कि आंसर छोड़ के आपने 10-15 चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा भी सीखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 क्वेश्चन रह गए, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। तो ईमेल में जब आप अटैचमेंट ऐड करें, कभी भी अगर मेल किसी को करा होगा, साथ में फोटो या PDF भेजी होगी, तो आपने देखा होगा ना यहाँ पर इस तरह का एक बना होता है यार, इस तरह का ऐसे ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है, जहाँ मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब जिसकी वजह से आप अटैचमेंट कोई भी ऐड कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी आइकन, पेपर क्लिप आइकन, GIF आइकन, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट वाला, या इमोजी आइकन, ठीक है। ये GF नहीं है, GIF है, ध्यान रखना है इसका, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसकी बड़ी बार फुल फॉर्म भी पूछी हुई है, तो ये देख के जाना। तो पेपर क्लिप आइकन है बेसिकली, पेपर क्लिप आइकन बोलते हैं इसको, जिसमें हम अटैचमेंट को ऐड करते हैं, तो ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इनमें पेज ओरिएंटेशन मतलब पेज किस तरह का है, पेज ऐसे है, ठीक है, या ऐसे है, ठीक है, लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, इसको बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर कौन सा पेज ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप। तो ये लैंडस्केप होता है ना आपका हॉरिजॉन्टल वाला, और ये पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल वाला, तो ये पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट तो आपको पता है ना यार, जैसे मैं X के नीचे बेस में 2 लिखूँ, जैसे CO2, ये जो नीचे है डायरेक्ट सबस्क्रिप्ट, और अगर मैं X² लिखता हूँ तो ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। A4 ये पेज साइज होते हैं, A4 हो गया, FS हो गया, लीगल बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, ये सारे पेजेस के साइज होते हैं। दीज आर नॉट ओरिएंटेशन, दीज आर पेज साइज। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, MS वर्ड कहता है MS वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है या प्रोग्रामिंग है। ये ना ये कंपाइलर है, ना ये प्रोग्रामिंग है, ना ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो पूरा का पूरा MS ऑफिस को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एंड यूजर प्रोग्राम, मतलब जो हम यूजर है ना उनके काम में आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करते हैं। एंड यूजर मतलब डायरेक्टली जिससे हम यूजर फायदा उठा रहे हैं, उनको बोलते हैं एंड यूजर प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे एंड यूजर प्रोग्राम, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारा MS ऑफिस एप्लीकेशन। जैसे
रेलवेज़ का अपना होता है, जैसे बैंकिंग वालों का अपना होता है, तो इस तरह से ये चलते हैं, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पे टेबल बना के बता देता हूँ बेसिकली सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम। देखो ना, प्रोग्राम क्या हो गया यार, आपने इंस्ट्रक्शन दी कोई, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का सेट प्रोग्राम, प्रोग्राम का सेट सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं मेनली, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रखना, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरनल कंप्यूटर का काम देखते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर काम करेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कौन से आगे, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। फिर डिवाइस ड्राइवर आ सकते हैं, कोई भी डिवाइस अगर आप कनेक्ट करोगे उसको चलने के लिए डिवाइस ड्राइवर की यूज़ होती है। फिर सिस्टम यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, अगर सपोज करो कोई एंटीवायरस वगैरह हो गया, ये सारे सिस्टम यूटिलिटी में आते हैं कि मतलब सिस्टम अच्छे से चलता जाए, जैसे डिस्क क्लीनर है, डिस्क कंप्रेशन है, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक तो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज़ आ जाती हैं। एक तो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है। कौन सा है, डेवलपिंग, जैसे आपके प्रोग्रामिंग भी तो करनी है ना आपने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें ट्रांसलेटर आ जाते हैं, आपके कंपाइलर आ जाते हैं। एक होता है लिंकर, जब भी आप किसी डिवाइस को लिंक करते हो, अगर किसी चीज़ को लोड करना है उसके लोडर होता है। तो ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम की फंक्शनिंग को देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दीज आर एंड यूजर प्रोग्राम, मतलब जो डायरेक्टली हम जिससे इस्तेमाल में लेते हैं। एक कुछ तो होते हैं जनरल पर्पस, जनरल पर्पस आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर, फॉर एग्जांपल अगर मेरा वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड है तो भाई मैं उसमें से लेटर लिखूं या उसमें से मैं टेबल बनाऊं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो दीज आर जनरल पर्पस, कोई भी किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सके, जैसे MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, मतलब जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंकिंग का एक अपना सॉफ्टवेयर, वो बैंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है। अगर सपोज करो आप जाके कहीं पर टिकट करते हो ना, वो भी एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ टिकटिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, रेलवे की टिकट करते हो। तो ये दीज आर द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप आपको सॉफ्टवेयर की स्टोरी जो है वो समझ आ गई। इतनी बार मैंने रिपीट करवा ली इसलिए थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ। अभी जब यूट्यूब में लेक्चर्स देख लोगे ना, अभी आपको भी हैबिट हो जाएगी इनका जल्दी जल्दी सुनने की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज बेसिकली गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन क्या होता है, ठीक है। देखो गटर मार्जिन वो मार्जिन होता है जो आप ऐड करते हो ना, जब आपको पेज को प्रिंट करना होता है आप गटर मार्जिन ऐड करते, क्योंकि आप देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल मेरा पेज यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और सपोज करो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो इसको बाइंड कर देता हूँ, तो ये एरिया तो छिप जाएगा ना बाइंडिंग में। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं एक मार्जिन ऐड करूँगा, इतने एरिया में मेरी बाइंडिंग आ जाएगी और इससे आगे आगे मेरा मतलब क्वेश्चन आए। तो मतलब बेसिकली जब आप किसी चीज़ को बाइंड करने से पहले उसके मार्जिन को मैनुअली सेट कर देते हो ताकि आपकी जो प्रिंटिंग एरिया है वो खराब ना हो, दैट इज नोन एज गटर मार्जिन। तो बेसिकली इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन सी, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो बाइंडिंग साइड में जो जिस साइड से आपकी बाइंड हो रही है, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड से, ऊपर से, जहां पर भी आप बाइंड करो वहां पे आप कुछ मार्जिन डाल देते हो, कुछ एरिया डाल देते हो खाली सा, ताकि आपका जो प्रिंटेड वाला पोर्शन है वो बाइंड ना हो जाए, आपको पढ़ने हो। इसको हम बोलते हैं बेसिकली गटर मार्जिन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा गटर मार्जिन होता क्या। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, दो क्वेश्चन रह गए। द इंटरसेक्शन ऑफ एरियाज ऑफ रोज एंड कॉलम इन द स्प्रेडशीट। देखो यार आपने MS एक्सेल पे काम किया होगा या कभी देखा होगा, ये होते हैं हमारे कॉलम्स, ठीक है, ये होते हैं हमारे रोज। तो ये जो जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये सारे जहाँ पर इंटरसेक्ट करें, ये जो चीज़ में बीच में बनती है इसको बोलते हैं सेल। इसी सेल में आपका डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 स्टोर है, यहाँ पे 30 स्टोर हो रहा है। तो एक्सेल में जो बेसिकली जहाँ पर रोज और कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉक्सेस नहीं बोलते हैं, उनको सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब MS एक्सेल में आप करते क्या हो भाई, आप क्या करते हो, कैलकुलेशंस वगैरह करते हो। तो कैलकुलेशन में फॉर्मूलाज तो लगेंगे ना, तो आप फॉर्मूला इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन। तो कोई भी फॉर्मूला जब आप MS एक्सेल में लगाते हो वो किसके साथ शुरू होता है, इज इक्वल टू के साथ। किसके साथ शुरू होता है, इज इक्वल टू के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, 15वें सेल से, ध्यान सुनना, 15वें सेल से 25 सेल को ऐड करना। आप पता क्या करोगे, लिखोगे इज इक्वल टू, फिर इस 15वें सेल को सिलेक्ट करोगे, समझ आई, इस 15 को सिलेक्ट करोगे, फिर लिखोगे प्लस, फिर इसको सिलेक्ट करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा सबको ऐड करके। मतलब कोई भी फॉर्मूला लगाना है आपको पहले इक्वल टू लगाना पड़ेगा, फिर ही आपका फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। दिस इज अ फीचर ऑफ फॉर्मूला टेकिंग इन MS एक्सेल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी जो इसका जो GK और करंट अफेयर वाला पोर्शन था वो ऑलरेडी कल के लेक्चर में हो चुका है, जिसने वो नहीं देखा वो उसको वहाँ से कवर कर लो। अब मैं आने वाले टाइम पे इंग्लिश और उसका भी लाने की कोशिश करूँगा। बाकी आपके रिस्पॉन्स पे है कि ये सीरीज़ कितनी चलेगी। अगर आप अच्छे से सिंसियरिटी से पढ़ रहोगे, साथ साथ देखोगे वीडियोज़, मुझे भी लगेगा कि सिंसियरिटी से पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज टाइम कंस्ट्रेंट मुझे भी होता है
और बाकी और भी लेक्चर्स मेरे पेंडिंग चल रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स। तो बाकी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और साथ में हम कांस्टेबल की भी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कांस्टेबल का फॉर्म भरा हुआ है तो उनको बता देना, 10 सितंबर से उनकी क्लासेस यहीं पर यूट्यूब में मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। दिस इट फॉर टुडे। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, PDF वगैरह कोई भी लिंक होगा इंपॉर्टेंट, कोई करंट ओरिएंटेड होगा, वो भी हम वहीं पर शेयर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।